चलिए आज हमारा तीसरा क्लास है, ठीक है। और आज हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता के संबंध में पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में भी कुछ कुछ चीजें हमने समझाया था, ठीक है। उस चीज को थोड़ा सा आप लोग रिवीजन करते चलेंगे पर डे, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। आज हम लोग हेडिंग दीजिए आप, भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषताएं, है ना। साइलेंट फीचर्स ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसके पहले हमने 2 क्लासेज किया है ना, बताया भी है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान की विशेषता में, है ना, तो देयर आर मैनी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, है ना, पहला विशेषता कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, तो यह जो है सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वो क्या है, सबसे लंबा और लिखित संविधान है ना। लिखित, रिटेन, है ना, लिखित संविधान। इसका ऐसे समझ लीजिएगा इसको, है ना। देखिए जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो देखिएगा बहुत सारे विभिन्न देशों के, अलग अलग देशों के अलग अलग संविधान से अच्छी अच्छी चीजों को कलेक्ट किया गया, ठीक है। और उसको भारतीय संदर्भ में, इंडियन संदर्भ में उसको मॉडिफाई करके, ठीक है, और उसको रिटेन किया गया। समझ रहे हैं मेरी बात को। चूंकि इसलिए भी यह लंबा हो गया, इसका कारण ये था कि देखिए कि भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, विविधताएं बहुत ज्यादा हैं। विविधता का मतलब बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी हमारी अलग अलग संस्कृतियां हैं, ठीक है। बहुत सारे कास्टिज्म हैं, माने कास्ट हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, ठीक है। तो सबकी विचारधारा को एक साथ समाहित करके सबकी बातों को संविधान में रखना, ठीक है, बहुत जरूरी था, ठीक है। सबको अधिकार देना, क्लियर। तो यही कारण था कि देखिएगा सब कुछ सबको देने के चक्कर में क्या हो गया, हमारा संविधान जो है बहुत बड़ा लंबा हो गया, क्लियर। समझ रहे मेरी बात को। तो अगर हम लोग बात करें कि सबसे लंबा और लिखित संविधान, तो आप समझ गए कि सबसे लंबा है और एक तरह से लिखित भी है, रिटेन भी है। जैसे अगर हम लोग बात करें ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में, तो ब्रिटेन का संविधान जो बहुत सारी वहां के जो आर्टिकल्स हैं वो क्या है, अलिखित है, नॉर्म्स, एक ट्रेडिशन बोलते हैं, परंपरा के रूप में डेवलप होते चला जाता है, क्लियर। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में आप देखिए तो हर एक एक चीज के बारे में यहाँ पर रिटेन लिख दिया गया है संविधान में, क्लियर। समझ रहे मेरी बात को। और जब से संविधान लागू हुआ तब से लेकर के आज तक 106 संविधान संशोधन अधिनियम भी हो गए, है ना। 106 अमेंडमेंट एक्ट बन गए। जैसे हमने लेटेस्ट बताया था ना कि महिलाओं को जो लोकसभा और राज्यसभा में जो 1/3 यानी 33% जो रिजर्वेशन दिया गया, यानी जैसे सपोज अगर 543 अगर एमपी है लोकसभा में, तो 181 जो हो जाएंगे, उसका अगर आप 1/3 करेंगे तो उतना महिलाओं को चुनना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को। तो देखिएगा अगर इसमें हम लोग अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, आर्टिकल ना, आर्टिकल। तो अनुच्छेद हमने क्या बताया था, लगभग कितने, गणना 2 तरह की चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, तो आपको 395 ही मारना है, क्लियर। लेकिन अब जिसे देखिएगा उसमें अमेंडमेंट होते जाता है,
है ना, कहीं कहीं 470 भी मिलेगा, कहीं कहीं 48 भी मिलेगा, कहीं कहीं 465 मिलेगा। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो जो बुक्स होती हैं वो गणना के आधार पे, जैसे आप सपोज अगर आर्टिकल 1 है तो 1 में ए जुड़ गया, 1 क्लाउज बी है ना, 1 क्लाउज सी, इस टाइप से। तो बहुत सारे आर्टिकल्स को अमेंडमेंट के द्वारा जो है संशोधन के द्वारा उसमें शामिल किया गया है। यही कारण है कि गणना के अगर हम काउंटिंग की दृष्टि से देखें तो संविधान में लगभग 470 आर्टिकल्स हो गए हैं। क्लियर? लेकिन अभी भी मूल रूप से जो है कितने हैं? 395। इसमें कोई डाउट नहीं ना है, कंफ्यूजन नहीं ना है किसी को? नहीं तो आप नहीं पूछेंगे कि सर उस बुक में तो इतना लिखा हुआ है, आपने इतना बताया, क्योंकि मूल रूप से इतना ही आर्टिकल्स है। क्लियर? कंफ्यूजन अब छोड़िए ना, गूगल की बात मत कीजिए, है ना। अब चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें जैसे अनुसूची, है ना, अनुसूची का मतलब हो गया शेड्यूल, है ना। अब शेड्यूल हमने बताया था आरंभ में, यानी शुरुआत में कितनी थी? शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी ना, लेकिन वर्तमान में कितने हो गई? वर्तमान में 12 हो गई। अब हम जब आपको एक अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा अनुसूचियां, वहां पे आपको 1 से लेकर 12 तक में क्लियर बताऊंगा कि कौन में क्या क्या चीजें शामिल की गई। क्लियर? फिलहाल आप समझिए कि वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में? और अगर हम लोग भाग की बात करें, चैप्टर जिसको आप कहते हैं ना, शुरुआत में आरंभ में इसमें भी चैप्टर्स थे, कितने चैप्टर्स? 22 ना, लेकिन वर्तमान में 25 चैप्टर्स हो गए हैं इसमें भी। क्लियर? अगर आप किताब पढ़ेंगे जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं तो उनमें आपको दिख जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि भारत का जो संविधान है इतना लंबा कैसे हो गया, क्योंकि आप सोचिए इतनी सारी आर्टिकल्स, है ना। अब एक चीज और हमने आपको बताया होगा कभी, या फिर सुन लीजिए, अगर हम लोग यूएसए की बात करें, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, जैसे अमेरिका एक अलग कॉन्टिनेंट है भाई, ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, लेकिन उस अमेरिका में नॉर्थ जो अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें देखिएगा एक संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है, कंट्री की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? तो अब देखिएगा इतना बड़ा ही देश है, लेकिन यहां पर देखिएगा मात्र 4 आर्टिकल हैं, सॉरी 7 आर्टिकल हैं। ठीक है? इसलिए हैं क्योंकि वहां पर देखिएगा जो 50 प्रांत हैं, यानी स्टेट्स, है ना, स्टेट्स जो 50 हैं, सभी राज्यों के अमेरिका में अलग अलग संविधान है और अलग अलग उनके झंडा हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत में वैसा नहीं है। यहां देखिएगा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, यानी भारत का जो संविधान है वो राज्य और केंद्र दोनों के लिए एक ही संविधान है, अलग अलग संविधान नहीं है। लेकिन अमेरिका में देखिएगा उसके पीछे कहानी है, ऐतिहासिक कहानी। जब आप अमेरिकी क्रांति पढ़ेंगे, है ना, इतिहास में, विश्व का इतिहास में, वहां आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हुआ था। मैं वहां भी जाना नहीं चाह रहा हूं। क्लियर? सब जो है, इसीलिए वहीं पर एक कॉन्फेडरेशन एक वर्ड आएगा, है ना, सभी स्टेट्स ने एक समझौता के आधार पे एक यूनियन बनाया था, माने कॉन्फेडरेशन, यानी संघ बनाया था वहां पे। ठीक है? जैसे भारत भी एक संघ है ना राज्यों का, लेकिन भारत में राज्यों का जो संघ है, जो बनाए गए संघ यूनियन, उसमें देखिएगा हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि वल्लभ भाई पटेल ने सबको क्या किया था? यूनाइट किया था, एक किया था ना। लेकिन उसके बदले में ऐसा नहीं उनको कहा था कि आप बाद में अलग हो सकते हैं भारतीय यूनियन से, भारतीय संघ से, या फिर बहुत ज्यादा आपको विशेषताएं दी जाएंगी एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ बात नहीं था। क्लियर? लेकिन अमेरिका में वैसा है। यही कारण है कि अमेरिका के अलग अलग राज्यों के अलग अलग संविधान हैं, लेकिन अगर सेंटर की बात करें तो सिर्फ 7 अनुसूचियां हैं, आर्टिकल्स हैं वहां पे, बहुत छोटा संविधान है। सेंटर का बात कर रहा हूं। लेकिन अगर हम लोग भारत के संदर्भ में आए तो भारत के संदर्भ में आप देखेंगे कि चूंकि भारत में 395 आर्टिकल्स, इतने ज्यादा आर्टिकल्स हो गए कि संविधान जो है बहुत बड़ा हो गया, लार्ज लेवल पे। कोई दिक्कत समझने में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? और लगभग दुनिया के 60 देशों के संविधान को हमने पढ़ के और क्या किया था? अपने में समाहित किया था। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, दूसरा जो विशेषता है हमारे भारतीय संविधान का, है ना,
सेकेंड अगर हम फीचर्स की बात करें तो उसमें है संविधान की क्या है, सर्वोच्चता की बात की गई है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता ना, सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब समझिए यहां पे भारत में हमने पिछले क्लास में बताया था आपको कि सरकार के देयर आर 3 ऑर्गन्स है ना, या 3 एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने बताया था, याद होगा आपको, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। याद है कि भूल गए? बोलिए, नहीं नहीं भूले हैं। हमारे यहाँ क्या होता है ना, देखिएगा हमारे यहाँ क्या है कि कार्यपालिका और विधायिका है ना, कार्यपालिका और विधायिका में रिलेशनशिप है। कैसे है जरा समझाते हैं आपको, है ना। देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें क्या है, विधायिका, विधायिका जो होती है क्या करती है, कानून बनाती है ना, बताया था ना। अब देखिए जितने भी एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जिसको आप सांसद कहते हैं ना, संसद के सदस्य को सांसद कहा जाता है ना, सांसद। अब देखिए सबको आप जब चुन के भेजते हैं ना, इलेक्ट करके, तो सब विधायिका के मेंबर कहलाते हो, यानी किसी भी कानून बनाने के लिए सब लोग वोटिंग करेंगे। ठीक, उन्हीं विधायिका में से कुछ लोगों को क्या किया जाता है, कुछ लोगों को क्या बनाया जाता है, मंत्री, है ना, मिनिस्टर, है ना। और यहीं पर देखिएगा मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का एक कॉन्सेप्ट आता है, मंत्री परिषद बोलते हैं, है ना। अब आगे चल के मैं समझाऊंगा कि मंत्री परिषद में भी 3 तरह के मंत्री होते हैं, क्लियर है ना। तो देखिएगा इन्हीं सांसदों में से कुछ लोगों को क्या बनाया जाता है, मिनिस्टर, है ना। और जब मिनिस्टर बनाया जाएगा तो वो मिनिस्टर क्या हो जाएंगे, एक तरह से कार्यपालिका के अंग हो जाएंगे, है ना। यानी कानून बनाई संसद और उस कानून को इंप्लीमेंट करने का काम किसको रहता है, कार्यपालिका को। बात समझ पा रहे हैं? तो देखिएगा, और न्यायपालिका जो है हमारा एक अलग बॉडी है, क्लियर। न्यायपालिका क्या है, ये अलग बॉडी है ना, न्यायपालिका यानी जुडिशियरी की हम लोग बात करते हैं, क्लियर। अब समझिएगा ध्यान से, हमारे यहाँ क्या किया गया है, बड़ा ही एक तरह से सब में ना बहुत ही अच्छा संबंध, रिलेशनशिप कायम किया गया है। यानी कहीं कहीं देखिएगा कि संसद कानून जो बनाती है, उस कानून को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, संविधान के सम्मत है या नहीं, उसको देखने का काम न्यायपालिका करती है, क्लियर, वॉचडॉग के रूप में काम करती है। यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन तो है, ठीक है, लेकिन ये एक अलग बॉडी है और सबके बीच में एक रिलेशनशिप है, संबंध है, क्लियर। तो यहां पर क्या संविधान में क्या किया गया है कि जो संविधान में इसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई है, यानी हमारा संविधान जो है वो सर्वोपरि है और संविधान की अलग व्याख्या करने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। और विधायिका ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो संविधान से बाहर हो, है ना। हमने आपको बताया था 1973 का एक कहानी याद है, केशवानंद भारती, है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज, है ना, बनाम केरल राज केस बताया था ना। और इसमें क्या बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों का, ध्यान रखिएगा, अभी के इतिहास में 13 जजों का बेंच बैठाया था, समझ गए। 13 जज, अभी तक किसी भी मुद्दा पे 13 जजों का बेंच नहीं बैठा। बेंच बोला जाता है जब एक से अधिक जजों का एक पैनल बैठता है, एक ग्रुप बैठता है,
किसी भी मुद्दा पे, लार्ज मुद्दा पर सुनवाई करने के लिए, तब उसको बेंच बोला जाता है, हिंदी में पीठ बोलते हैं। क्लियर, समझ रहे मेरी बात को? तो अभी तक के इतिहास में आप देखिएगा, भारतीय संवैधानिक इतिहास में, भारतीय संसदीय इतिहास में सबसे बड़ा लार्जेस्ट बेंच बैठा था और सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 के मेजोरिटी से कहा था कि जो हमारा प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो पार्ट है, यानी प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है? भारतीय संविधान का एक अंग है और सरकार जो है इसमें संशोधन तो कर सकती, लेकिन इन एनी कंडीशन दे कांट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी किसी भी कीमत पर वो भारतीय संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, है ना? समझ रहे मेरी बात को? यही बात कहा गया था। क्लियर, यहां तक बात समझ पा रहे हैं? यानी हमारे यहां क्या है, संविधान की क्या है, सर्वोच्चता है। क्लियर? अब चलिए, अगर हम लोग नेक्स्ट तीसरा विशेषता की बात करें, तो भारत का जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों का क्या है, मिश्रण है, मिक्सअप है ना? तो तीसरा अगर हम लोग विशेषता की बात करें, है ना, तो भारतीय संविधान क्या है, कठोर भी है, यानी रिजिड, है ना, कठोर एवं लचीला, है ना? इसका क्या है, एक तरह से मिश्रण है। कठोर को इंग्लिश में रिजिड बोलते हैं ना, और इसी से कठोरता वर्ड आता है, रिजिडिटी, है ना, रिजिड। और लचीला को फ्लेक्सिबल कहते हैं, है ना? यानी दोनों का एक तरह से क्या है, मिश्रण है। समझ रहे मेरी बात को? अब कैसे, जैसे देखिएगा, अगर हम लोग बात आर्टिकल 368 की करें, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, आर्टिकल 368 क्या है? क्या है आर्टिकल 368? इसमें क्या लिखा गया है, आप बताइए, यू नो क्या है 368? क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368? क्या कहता है, क्या प्रावधान इसमें? व्हाट इज प्रोविजन इन दिस आर्टिकल? देखिए 368 जो है ना, ध्यान रखिएगा, 368 में संविधान संशोधन की बात है ना? यानी संविधान में संशोधन, वो तो एक अलग मैटर था, लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, है ना? सो रहे थे क्या? हाँ, चलिए अब देखते हैं, इसमें संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए पार्लियामेंट में, दोनों ही हाउसेज में, समझ रहे हैं? तो और अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 3 की, है ना, आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 3, है ना, इसमें देखिएगा सिंपल मेजोरिटी से, यानी साधारण बहुमत से, है ना, साधारण बहुमत से भी आप संशोधन कर सकते हैं, और साधारण बहुमत की चाहिए बस 50% प्लस 1 अधिक होना चाहिए। और इसमें देखिए क्या है, जैसे स्टेट को पावर होता है, माने केंद्र सरकार को, कि किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, या फिर उसके बाउंड्री में चेंजेस कर सकता है, या नया राज्य बना सकता है। क्लियर? तो सिंपल मेजोरिटी से, लेकिन अगर वही संविधान में संशोधन करना हो, जैसे अभी आप याद करिए, अभी हमारा लेटेस्ट, मैं बार बार जोर दे रहा हूं, जो लेटेस्ट 106वां है ना, संविधान में संशोधन हुआ ना, संविधान संशोधन, और इस किस लिए हुआ भाई? आर्टिकल 368 के आधार पे हुआ, इसके अनुसार हुआ, है ना? और संविधान में संशोधन करके महिलाओं के लिए, है ना, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। कहां भाई? महिलाओं का आरक्षण कहां पे? लोकसभा एंड स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, विधानसभा में कितना? 1/3, है ना, 33% आरक्षण का प्रोविजन किया गया, यानी जितने भी सांसद है उसके 1/3 सांसद महिला होगी, या जितने भी विधायक हैं उसके 1/3 विधायक कौन होंगी? महिलाएं। इसलिए आप लोगों का जो फ्यूचर है बहुत उज्जवल है, समझे?
सही बता रहा हूं। आने वाला समय चुनाव उनाव लड़ सकते हैं। वो तो छोड़िए, अभी कल आप देखिए कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र, उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो इस सेंटर की जो जॉब होगी उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण, यानी अगर 100 नौकरी निकलेगा तो 50 महिला। मैं तो बार बार कहता हूं, ध्यान रखिएगा, मेरी बात हंसी आएगी लेकिन मैं बार बार कहता हूं, देखिएगा आने वाले 20 साल के अंदर में पुरुष को रोड पे बैठ के धरना देना पड़ेगा कि हम लोगों को आरक्षण दिया जाए। क्यों? क्योंकि महिलाओं को तो आरक्षण मिल रहा है। अब महिलाएं जो भी बच्चियां पढ़ रही हो आगे निकल जा रही हैं लड़कों से, ठीक। और एक समय ऐसा होगा 20 साल 30 साल के बाद कि सब जगह महिलाएं दिखेंगी। अब पुरुष क्या करेंगे? घूमते रहेंगे। समझ रहे मेरी बात को? सच्चाई बात है, वो दिन दूर नहीं है। क्लियर? तो मैं जो कह रहा हूं कि भारत का संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें संशोधन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें आप संशोधन आसानी से कर सकते हैं। यानी भारत का संविधान एक अनोखा संविधान है जिसमें रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। कोई दिक्कत समझने में? ना, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छी तरह से समझाने का। क्लियर? चलिए, अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, कौन सा नंबर हो जाएगा? 4 ना। देखिएगा, एक ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ हैं डाइसी, है ना, नाम सुने होंगे, है ना। एक कथन है, क्या कथन है जरा बताइए? उनका स्टेटमेंट है, क्या है कि भारत का जो संविधान है वो अर्ध संघात्मक है, क्वेसी फेडरल। इंग्लिश में एक वर्ड आता है क्वेसी फेडरल, का मतलब होता है, हाँ, क्या बोलता है? बोलिए 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 बोलिए, सही बोल रहे हैं आप। हाँ, चलिए देखिए, तो भारत का संविधान क्या है? संघात्मक संविधान, किंतु एकात्मकता की ओर क्या है? झुकाव है ना। यानी भारत का संविधान क्या है? संघात्मक, माने संघात्मकता, है ना। यानी फेडरलिज्म भी है, संघात्मकता के साथ एकात्मकता, यूनिटरी ना, एकात्मकता की ओर झुकाव है कि नहीं है? यस, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अर्ध संघात्मक, क्वेसी फेडरल बोलते हैं। क्लियर? यानी जैसे इसको आप क्या बोलते हैं? फेडरल ना, फेडरलिज्म बोल सकते हैं आप, हाँ, यूनिटरी टरिज्म, है ना, बोल सकते हैं आप, है ना। एकात्मक ना होकर के एकात्मकता, है ना। अब समझिएगा ध्यान से, जैसे भारत के संविधान में संघात्मकता के भी फीचर्स हैं और एकात्मकता के भी फीचर्स हैं। क्लियर? अब चलिए दोनों के बारे में जरा आपको एक एक करके थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे एकात्मकता की अगर हम लोग बात करें तो भारत में एक संविधान है कि नहीं है भाई? है, बोलिए, एक संविधान है ना, बोलिए ना, हाँ या ना। एकल नागरिकता है कि नहीं? सिंगल सिटीजनशिप, डुअल तो है नहीं। अमेरिका के संविधान में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन भारत के संविधान में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हैं आप बात को? एक संविधान हो गया। उसी प्रकार से देखिएगा, एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, है ना। एकीकृत न्यायपालिका यानी हमारे यहाँ क्या है? ऐसा तो नहीं है कि राज्यों के लिए अलग न्यायपालिका है और केंद्र के लिए अलग, ऐसा तो है नहीं, सिमिलर है ना। हाँ, एक अलग बात है कि हमारे यहाँ हायरार्की सिस्टम है, यानी जब आप कोई भी प्रोसेस में जाते हैं तो सबसे पहले आपके ऊपर जिला कोर्ट में चलता है मैटर, वहां से राज्य के कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपका मैटर जाता है, वहां के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में हमारा मैटर जाता है। वो हायरार्की है।
पद सोपान बोलते हैं ना। पद सोपान का मतलब सीढ़ी, एक सीढ़ी के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमारे यहाँ देखिएगा इंटीग्रेटेड जुडिशियरी की बात किया गया है ना, इंटीग्रेटेड, समझ रहे मेरी बात को? उसी प्रकार से बहुत सारे इसके रिजल्ट्स हैं। अब उसी प्रकार से जैसे देखिएगा राज्यपाल जो हमारे यहाँ होते हैं, राज्यपाल यानी गवर्नर, तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। क्लियर? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल कहाँ होते हैं नियुक्त? राज्यों में। लेकिन सॉरी, नियुक्ति इधर से ना होगा। ओह, राज्यपाल की नियुक्ति देखिएगा कौन करते हैं बताइए हमको? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कथनानुसार ना। समझ रहे मेरी बात को? तो यहां भी देखिएगा सेंटर, उसी प्रकार से जो शक्तियों का जो सेंट्रलाइजेशन है ना, वो देखिएगा केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है ना। केंद्र के पास क्या है? ज्यादा शक्ति है। केंद्र के पास शक्ति का क्या है? केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन है ना। बोलिए हाँ या ना। अब बताइए क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि देखिएगा जब राष्ट्रीय आंदोलन हमारे यहाँ चल रहा था ना, तो नेशनल जब आंदोलन चल रहा था, नेशनल मूवमेंट, उस समय ऐसा भी लग रहा था, क्योंकि हमने बताया है कि 562 से ज्यादा अलग अलग राजाओं के अलग अलग देशी रियासतें थी, और अगर केंद्र को मजबूत नहीं किया जाता तो आप समझ पा रहे हैं कि कई टुकड़ा में भारत बढ़ जाता। बढ़ता कि नहीं बढ़ता? यही कारण है कि केंद्र को पावरफुल रखा गया, ताकि सबको यूनाइट करके एक अखिल भारतीय स्टेट भारत के रूप में रख सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब ये सब फीचर्स किसके दिखते हैं? आपके एकात्मकता के। यानी आपको दिखता है कि नहीं, हमारे यहाँ संविधान में ये जो फीचर्स दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं संविधान को एकात्मकता की ओर ले जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें संघात्मक की, तो देखिएगा शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि नहीं भाई? बोलिए, शक्तियों का क्या है? बंटवारा, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, या फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। अब शक्तियों के बंटवारा में देखिएगा 3 अनुसूचियां का उल्लेख है कि नहीं है? अब 3 अनुसूची जो है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है कि नहीं है? अब वहां पर देखिएगा संघ सूची में वैसे विषय हैं जहां पे कानून बनाने का पावर किसको है? केंद्र सरकार को। राज्य सूची में वैसे विषय हैं जहां पे कानून बनाने का किसको पावर है? राज्य को। और समवर्ती सूची में वैसे विषय हैं जहां पे कानून बनाने का पावर किसको है? दोनों को है। लेकिन दोनों के कानून में अगर मतभिन्नता हो जाता है, उस परिस्थिति में केंद्र सरकार का जो कानून है वही मान्य होगा। स्पष्ट है? यानी यहां पर देखिएगा, साथ ही देखिएगा केंद्र और राज्य जो सरकारें हैं वो केंद्र के स्तर पे अलग अलग हैं। केंद्र की सरकार है ना, राज्य की सरकार है कि नहीं है? उसी प्रकार से देखिए, क्योंकि राज्य को भी तो पावर दिए गए हैं, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं भाई? उसी प्रकार से देखिएगा स्थानीय सरकार है ना, स्थानीय स्वशासन की बात है कि नहीं है भाई? मैं बार बार कहता हूं, स्थानीय स्वशासन का मतलब पंचायत और नगर पालिका की बात मैं कर रहा हूं। तो अब देखिएगा ये सब किसके फीचर्स दिख रहे हैं आपको? ये सब जो है संघात्मक के फीचर्स दिख रहे हैं आपको। क्लियर? तो बहुत सारे फीचर, इसके अलावा भी बहुत सारी फीचर्स हैं। क्लियर? मैं सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करते चल रहा हूं। चलिए, तो देखिएगा भारतीय संविधान में दोनों का मिश्रण दिखता है। यही कारण है कि बहुत सारे जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि भारत के संविधान में डुअल नेचर का फीचर्स दिखता है। क्लियर? यानी फेडरलिज्म का भी है और यूनिटरी का भी फीचर। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? बोलिए भाई। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान में देखिएगा संसदीय व्यवस्था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नंबर क्या हो जाएगा? 5 4 5। हमारे संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर्स है, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या है? संसदीय व्यवस्था।
ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ना ये सब टर्म को अच्छी तरह से समझ लेना है ना, क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ेंगे या नोट्स पढ़ेंगे तो ये सब टर्म आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, अच्छा इसका मतलब क्या होता है। क्लियर? तो भारतीय संविधान में देखिएगा क्या चीज है, संसदीय व्यवस्था है ना। संसदीय व्यवस्था को इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंटरी सिस्टम। कोई दिक्कत समझने में? अब समझिए संसदीय व्यवस्था में क्या होता है। दरअसल संसदीय व्यवस्था में होता क्या है कि दो तरह के हेड होते हैं, हमने बताया था पहले भी, है ना। इसमें दो तरह के राज्य के प्रमुख होते हैं, है ना। दो राज्य के प्रमुख, एक को आप प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और दूसरा को क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रपति हैं, ये क्या होते हैं, नाम मात्र के प्रमुख होते हैं ना, नाम मात्र के प्रमुख, या फिर आप कह सकते हैं संवैधानिक प्रमुख होते हैं ना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो शासन के प्रमुख होते हैं या सरकार के प्रमुख होते हैं ना। समझ रहे मेरी बात को, है ना। यानी जो वास्तविक, जो रियल पावर्स होता है, वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर में ही निहित होता है ना। और यहां पर देखिएगा संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच में संबंध होता है। क्या होता है, कार्यपालिका, जैसे ये देखिए ये आपका विधायिका और इसी विधायिका में से कुछ क्या बन जा रहे हैं, कार्यपालिका, है ना। पहले भी हमने बताया है आपको, एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया एग्जीक्यूटिव, है ना। और इधर वाला जो हुआ ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया लेजिस्लेटिव, है ना। यानी जितने भी सांसद हैं वो सारे के सारे सांसद क्या हैं भाई, विधायिका कहलाएंगे। क्यों विधायिका कहलाएंगे, क्योंकि वो कानून बनाने में भाग लेते हैं। क्लियर? लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग क्या हो जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, मंत्री। तो मैं अब अगर आपसे रीजनिंग की बात करूं, सिलोजी में रीजनिंग में आता है, अगर पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि सभी, ध्यान दीजिएगा यहां, सभी कार्यपालिका के मेंबर विधायिका हो सकते हैं, लेकिन सभी विधायिका कार्यपालिका नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? समझिए रीजनिंग है। देखिए फिर से सुनिए, सभी कार्यपालिका के मेंबर विधायिका के मेंबर हो सकते हैं ना, कथन सही है। दूसरा कथन है सभी विधायिका के मेंबर, सॉरी, हाँ, सभी विधायिका के मेंबर कार्यपालिका के मेंबर हो सकते हैं, है ना। समझ रहे मेरी बात को? तो संसदीय व्यवस्था में देखिएगा क्या होता है कि कार्यपालिका, है ना, किसके बीच में, कार्यपालिका और किसके बीच में, विधायिका, है ना। इनके बीच में क्या होता है, संबंध होता है ना। समझ रहे, कोऑपरेशन होता है ना, एक तरह से। क्लियर? बोलिए भाई, कोई दिक्कत समझने में यहां तक? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम नेक्स्ट जो हम संविधान की विशेषता की बात कर रहे हैं, है ना, वो हमारे यहाँ क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्लियर? यानी फ्री, स्वतंत्र क्या है, न्यायपालिका है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका, है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बोलेंगे। यानी इसका मतलब हुआ, देखिए ध्यान से यहां, जैसे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप है ना भाई, है कि नहीं है? देख रहे हैं ना, कुछ लोग मिनिस्टर बन जा रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, है ना, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। लेकिन हमारे यहाँ जुडिशियरी का अलग स्वतंत्र है, निकाय, एक तरह से बॉडी है ना। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ के मेंबर इसमें मेंबर बन जाएंगे या यहाँ के मेंबर इसमें बन जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी? हाँ, नहीं हो सकता। आगे चल के एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, यहीं पर आप लोग को याद नहीं होगा, 2014 की एक कहानी है। क्लियर? उस समय मैं, सॉरी,
दिल्ली में था, तो उसी समय बहुत चर्चा में था, है ना। 2014 में एक बिल आया था, हालांकि 13 में पास हो गया था, लेकिन 14 में जुडिशियरी का, न्यायपालिका का डिसीजन आया था। NJSC, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। देखिए हुआ क्या था दरअसल मैटर, इसमें थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, है ना, हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। दरअसल हुआ क्या था ना कि जजों की नियुक्ति के लिए हम देखिएगा हमारे संविधान में क्लियर स्पष्ट प्रोविजन नहीं है, क्लियर है ना। अलग एक बॉडी बनती है और राष्ट्रपति और जो सरकार होते हैं उनके रिकमेंडेशन के आधार पे सीजीआई जो है वो उनका नियुक्त करते हैं, क्लियर। देखिए इसमें क्या था ना कि जो पैनल बन रहा था 6 सदस्य, उसमें 2 लोग अलग भी हो सकते थे जानकार, और एक लोग जो भारत सरकार के जो कानून मंत्री थे, मिनिस्टर, वो इसमें शामिल थे उस पैनल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसलिए खारिज कर दिया था कि न्यायिक व्यवस्था में अगर कोई मिनिस्टर शामिल हो रहा है, इसका मतलब वो कार्यपालिका का मेंबर है, मंत्री, और कार्यपालिका का मेंबर अगर किसमें, न्यायपालिका में घुसेगा, तब तो हमारा स्ट्रक्चर समाप्त खत्म हो जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 50 अगर आप पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ाऊंगा, है ना, तो आर्टिकल 50 जो कि डीपीएसपी के पार्ट है ना, इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है पूरी तरह से, है ना, समझ रहे मेरी बात। इसीलिए क्या कर दिया गया था, इसको खारिज कर दिया गया था। और ये था 99th अमेंडमेंट, है ना, 99th अमेंडमेंट 2014 की कहानी है, क्लियर। हाँ, ये सब जानना चाहिए, क्योंकि आपसे देखिए जेपीएससी में भी पूछा था ना, एक संविधान संशोधन से संबंधित एक 77th अमेंडमेंट वाला पूछ दिया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिएगा संशोधन से भी एक क्वेश्चन रहता है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो हमारे यहाँ भारतीय संविधान में एक तरह से स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रोविजंस किया गया है, कोई दिक्कत समझने में। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, है ना, संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक तरह से क्या है, समन्वय है। अगला जो विशेषता है संसदीय प्रभुसत्ता, है ना, संसदीय प्रभुसत्ता यानी पार्लियामेंट्री प्रभुता संपन्न को क्या बोला था हमने, सोवर्निटी की बात किया था ना, संसदीय सोवर्निटी की बात किया गया, यानी संसदीय प्रभुसत्ता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच क्या है, समन्वय है, समन्वय यानी कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन बिटवीन पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियरी सुप्रीमेसी, क्लियर। यानी एक तरफ हमारा जो संसद है वो जब कानून बनाता है ना भाई, ध्यान रख रहे हैं, संसद जो है एक तरह से कानून बनाने वाली सर्वोच्च बॉडी है, कानून बनाती है, किसी भी मुद्दा पे बनाती है ना। यानी कहीं ना कहीं संसद में हम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हमारे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग हैं पीपल हैं, और नागरिक के द्वारा जब चुने जाते हैं लोग एमपी, वो बैठते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जवाबदेह होते हैं, है ना, किसके प्रति, जनता के प्रति, क्लियर। और इसीलिए यहाँ पर संसद को भी एक तरह से संसदीय जो प्रभुसत्ता है उसकी भी बात की गई है, तो साथ ही साथ जुडिशियरी सुप्रीमेसी की भी बात की गई है। यानी कि दोनों के बीच में एक तरह से समन्वय है कि कोई कानून अगर बनाएगी संसद तो उस कानून को देखने का भी काम करेगा, अगर वो कानून
संविधान सम्मत नहीं है तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो दोनों के बीच में देखिएगा, नहीं होता है घर में, ऐसे समझ लीजिए एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक घर में आपके दादाजी हैं और एक आपके पापा जी हैं, ठीक। अब समझिएगा, दादाजी बुजुर्ग हो चुके हैं, है ना, तो दादाजी बुजुर्ग हो गए हैं, वो आराम से आराम कर रहे हैं खटिया पर, ठीक, और पापा जी अभी यंग हैं। तो देखते होंगे कि घर के कोई भी मुद्दा पे अगर कुछ सलाह विचार करना है तो पापा तो लेंगे डिसीजन, लेकिन वो जरूर दादाजी से, अपने पापा जी से पूछेंगे, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। और वहां पर दादाजी जब बोलेंगे नहीं बेटा ठीक है, क्योंकि उनके पास अनुभव ज्यादा है ना, तो सलाह देंगे कि नहीं देखो ऐसे इसमें होना चाहिए, मेरा ये सलाह है, और उसी आधार पे क्या होता है, डिसीजन लिया जाता है। समझ रहे मेरी बात को। तो देखते हैं, सबकी बात रखना है। उसी प्रकार से आप सिंपल अपने मामा मम्मी और पापा के बात देख लीजिए, है ना, कोई पापा काम कर रहे हैं, उस पर मम्मी का अगर रोक लग गया तो रोक हो गया, समझ रहे, माने मम्मी राष्ट्रपति यहाँ है, अंतिम मुहर लगेगा, होता है कि नहीं होता है। तो यहीं पर देखिएगा संसदीय प्रभुसत्ता में कि हमारा पार्लियामेंट को भी पावर है भाई, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट कुछ नहीं है, संसद भी। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, अभी हाल में, पता नहीं आप लोग पेपर पढ़ते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप पेपर पढ़ें रेगुलर, है ना। हाल में देखिएगा एक सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था। वो मुद्दा क्या था, वो मुद्दा था सेम सेक्स मैरिज वाला। जैसे लड़की लड़की शादी कर सकती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, कि सेम जो लिंग वाले हैं वो याचिका दायर किए थे कि नहीं हमारा भी राइट टू लाइफ है और हम शादी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर लड़का लड़का शादी कर सकते हैं, इस तरह से। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत इस पर माथामारी बहस हुआ, है ना, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोला कि इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है, हमसे मत कुछ बोलवाओ, पहली बात। और दूसरी बात उसने बोला कि शादी करना जो है, माने विवाह करना, शादी करना फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर किसी को किसी के साथ रहना है तो रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी करेंगे तो शादी करना माने परिवार फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है या फिर अलग अलग धर्मों के जो अलग अलग एक्ट हैं, उनमें जो एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, संस्था एक बनाया गया है, शादी को बोला गया है, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए सेम सेक्स का कोई भी है, बच्चा तो पैदा कर नहीं सकता है, तो फिर आगे जनरेशन उस बच्चे का फिर कैसे मिलेगा राइट्स, ठीक है, मेरी बात को समझिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, सरकार इस पर कानून जो बनाना है बनाते रहे, तब हम देखेंगे। बात समझ गए। तो मैं क्या समझाने की कोशिश किया अभी तक, संसदीय प्रभुसत्ता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में क्या है, एक समन्वय है, अंडरस्टैंडिंग है दो लोगों के बीच में। स्पष्ट बोलिए हाँ या ना, जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें, पहले भी हमने बताया है, शॉर्ट में इसको ले रहा हूं मैं, है ना, यानी भारतीय संविधान में देखिएगा तो प्रभुत्व संपन्न स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, प्रभुत्व संपन्न, सॉवर्निटी ना, प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना की बात है। यानी हमने बताया था कि प्रभुसत्ता का मतलब हो गया यहाँ पर कि राज्य जो है ना, आंतरिक और बाह्य दोनों ही स्तर पे, है ना, स्वतंत्र है डिसीजन मेकिंग में ना, है ना भाई, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में स्वतंत्र है स्टेट, है ना, किसी के अंडर नहीं है, कोई दिक्कत समझने में। उसी प्रकार से हमने एक और बताया था, एक और फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की बात करता है भारतीय संविधान। लोकतांत्रिक, है ना, ये भी समझा चुका हूं, लोकतांत्रिक गणराज्य यानी हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी भी है भाई, है कि नहीं है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्टेट, है ना, की स्थापना की बात किया गया है, यानी प्रजातंत्र भी और गणतंत्र भी, है ना। पिछले क्लास में हमने इसके बारे में अच्छी तरह से समझाया है, अगर आपको दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा बैक करके पिछले क्लास को देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद हमने बताया था, नेक्स्ट अगर हम लोग विशेषता की बात करें तो भारतीय जो संविधान है वो एक समाजवादी
समाज की स्थापना की बात करता है ना, समाजवादी राज्य। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ जो सोशलिस्ट है ना, सोशलिस्ट स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो साम्यवादी स्टेट से अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी को अपनाया है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट की बात किया है। समाजवादी भी है लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद की बात किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ निजी व्यवस्थाएं भी है, प्राइवेटाइजेशन भी है, जैसे टाटा है ना, मुकेश अंबानी की कंपनी जो है, देख रहे हैं, ये सब प्राइवेट अलग अलग निजी पूंजीपति हमारे यहाँ, कैपिटलिस्ट। लेकिन अगर बहुत सारी जो सरकारी बात करिए, जैसे पहले बीएसएनएल चलता था कि नहीं, अभी भी बहुत सारी जैसे गेल, भेल, ये सब सेल, ये सब क्या है, जो महारत्ना, नवरत्ना जो कंपनियां हैं, ये सब क्या है, एक तरह से सरकारी हैं। क्लियर? तो हमारे यहाँ दोनों चीज का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? इसी प्रकार से एक हमने और बताया था आपको, फिर से एक बार समझ लीजिए कि भारतीय संविधान में एक पंथ निरपेक्ष स्टेट की कॉन्सेप्ट की बात किया गया है, यानी सेकुलर। बताया है ना, सेकुलर का मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। स्टेट यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है और सभी धर्मों को समान संरक्षण, प्रोटेक्शन देता है ना, और हम जनता को किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है, एक तरह से आजादी है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हमारे यहाँ फटाफट चलती, अब एक एक करके हम लोग डिटेल पढ़ेंगे इसको, है ना, टेंशन नहीं लेना है, ये सब समझा चुका हूं पिछले क्लास में। इसके बाद देखिएगा, एकल नागरिकता का प्रावधान है कि नहीं हमारे यहाँ, एकल नागरिकता, ये भी हमारा भारतीय संविधान का फीचर है। सिंगल सिटीजनशिप है कि नहीं है भाई? ऐसा थोड़ी है कि कश्मीर का अलग सिंगल है नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है ना। अब इसी से संबंधित मैं पूछ रहा हूं सवाल, जल्दी से बोलिए, सीएए क्या है? बोलिए क्या है सीएए? व्हाट इज दिस सीएए? यानी अभी हाल में न्यूज में पूरा है चर्चा में, पेपर पढ़ते नहीं है। सिटीजन शिप अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये 2019 में कानून बना था, उस समय लागू नहीं हुआ था, लेकिन अभी हाल में लागू हो गया, गृह मंत्रालय ने इसको नोटिफाई कर दिया। इसमें देखिए क्या है ना, कि जो 3 कंट्री हैं, कहां कहां, एक है पाकिस्तान है ना, एक है अफगानिस्तान और एक है बांग्लादेश, है ना। ध्यान रखिएगा, ये तीनों देश भारत के ही अंग थे पहले, और तीनों के जो नागरिक हैं गैर मुस्लिम, यानी मुस्लिम को छोड़ करके बाकी, जैसे हिंदू है ना, हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन, बौद्ध, पारसी, छह हुए। अगर ये 6 धर्म के कोई व्यक्ति अगर इन तीनों देश से आना चाहता है भारत में, तो उसको नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसको 5 साल रहना होगा। क्लियर? प्लस में अगर उसका माता पिता का मतलब उसका जन्म किया भारत में हुआ ना, तो हाँ, तो भी समझ रहे हैं। तो हाल में ये इसमें मुस्लिम को सिर्फ किया गया है अलग, इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा विरोध होता है। कारण सरकार इसलिए बोला गया है, सरकार ने कहा कि चूंकि तीनों कंट्री देखिएगा मुस्लिम बहुल हैं, है ना, और वहां पे बाकी ये जो धर्म के लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक मतलब अल्प मात्रा में, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा इससे संबंधित था, इसलिए मैं थोड़ी चर्चा कर दिया चर्चा। हमारे यहाँ भारतीय संविधान में देखिएगा सिंगल सिटीजनशिप का यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है, और आगे चलकर मैं बताऊंगा आर्टिकल 5 से लेकर के और 11 में, है ना, आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के बारे में डिटेल चर्चा की गई है वहां, है ना। और चैप्टर हमारा जो हो जाएगा ये है चैप्टर 2। क्लियर? वहां हम लोग बात करेंगे, कोई दिक्कत समझने में? चलिए नेक्स्ट, अगर अगला हम लोग बात करें
तो भारतीय संविधान में देखिएगा मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का भी कॉन्सेप्ट है भाई। और देखिएगा एक तो मौलिक अधिकार हो गया, है ना, यानी फंडामेंटल राइट। एकदम ध्यान से सुनिए, मेरा मोटो है कि क्लास में आपको याद हो जाए सारी चीजें, इसलिए आप अपने ज्ञानेंद्रियां को खोल के रखिए। ज्ञानेंद्रियां समझ रहे हैं मेरी बात को ना, आंख नाक कान जो भी है मुंह, है ना, तो ये सब को मस्तिष्क को थोड़ा खोल के रखिए। तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट का भी कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, आगे चल के मैं पढ़ूंगा। आर्टिकल कहां से कहां, 12 से लेके 35 तक में हम लोग चैप्टर हम लोग 3 की बात करेंगे, है ना। तो हमारे यहाँ देखिएगा कि नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए बहुत डिटेल रूप में, है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार से देखिएगा डीपीएसपी क्या होता है भाई, राज्य के नीति निदेशक, है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। वो भी हम लोग बात करेंगे आर्टिकल कहां से 36 से 51 डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेने का। तो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भी हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब राज्यों को संविधान ने डायरेक्शन दिया है, एक तरह से, है ना, निर्देश दिया है कि आपको इन चीजों पर क्या करना है, काम करना है। और इसीलिए डीपीएसपी को शासन का आधार कहा जाता है ना, बेस ऑफ गवर्नेंस, दैट इज कॉल्ड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एनीबॉडी कोई दिक्कत यहां तक समझने में? नेक्स्ट अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो भारतीय संविधान जो है वो एक तरह से कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, है ना, वेलफेयर स्टेट, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, यहां तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमारे यहां है ना, यानी कि देखिए भारतीय संविधान में जैसे डीपीएसपी में जितने भी आर्टिकल हैं इसके आधार पे देखिएगा केंद्र सरकार, है ना, केंद्र सरकार और राज्य की जो सरकार है ना, राज्य की सरकारें क्या करती हैं, योजनाएं लाती हैं, योजनाएं, है ना, स्कीम्स, है ना, बहुत सारी कानून बनाती हैं। और उसका मेन मोटो क्या होता है कि जनता का भलाई करना, नहीं। जैसे देखिएगा हमारे यहाँ रिम्स जैसा, जो रांची में रिम्स जैसा सरकारी हॉस्पिटल है कि नहीं, राज्य का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी है ना। आप जाइएगा तो वहाँ सब चीज फ्री होता है ना। लेकिन बहुत सारे आप सेंट एविटा देख लीजिए या ऑर्किड देख लीजिए, बगल में बड़े बड़े अपोलो देख लीजिए, सब प्राइवेट हॉस्पिटल है कि नहीं है, हैं? तो अब उनका प्राइवेट जो होते हैं उनका मोटो होता है प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना, और जो गवर्नमेंट के होते हैं, सरकारी होते हैं, उनका काम होता है, मोटो होता है कल्याण, जनता का कल्याण करना, सुविधा देना। समझ रहे मेरी बात को? तो भारतीय संविधान का जो फीचर्स है, जिसमें देखिएगा दर्शन है कि भारतीय संविधान भारत को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में क्या करना है, स्थापित करना है, यानी कोई दिक्कत? चलिए इसके अलावे भी देखिएगा बहुत सारे फीचर्स हैं भारतीय संविधान में, क्लियर? मुख्य मुख्य चीजें हमने बताया आपको, है ना। तो यही कारण है कि भारत के जो संविधान है वो बहुत ही विस्तृत है ना, बहुत ही विशाल है और बहुत ही यूनिक है ना, यूनिक है एक तरह से, क्लियर? तो आज इतना ही रहने दीजिए, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।